नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या हाई कोर्ट प्रधानमंत्री को हटा देगा, मोदी का निर्वाचन रद्द कर देगा, मोदी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर देगा। दरअसल कांग्रेस ने सबूतों का जखीरा तैयार किया और ये सिर्फ कांग्रेस के सबूतों के बल पर नहीं, इतिहास में ऐसे ऐसे अदालत के फैसले दर्ज हैं जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, हमारे देश की माननीय महामहिम राष्ट्रपति और चुनाव आयोग, सबके इन्वॉल्वमेंट है और नजीर है। दुर्भाग्य ये है कि इस दौर में जिन जिनकी हमने चर्चा की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, ये सारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस रीढ़ विहीन नजर आने लगे हैं। सब मैंने इस खबर की झलक आपको दे दी थी, लेकिन इस खबर को और विस्तार में, क्योंकि ये खबर छोड़ नहीं सकते, तो और विस्तार में इस खबर की तह तक जाने के लिए भाव को भी हम चर्चा में लेके आए हैं। लाइए स्क्रीन पर फटाफट। स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार। मैं सीधा आपको, क्योंकि महाराष्ट्र से ही जुड़ रहा है तो और भी महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज बाबा जो आप बताते हैं, वहां पर महाराष्ट्र में लोग पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज बाबा बोलते हैं। तो पृथ्वीराज बाबा अपने कार्यकर्ता सामान्य प्रफुल्ल कदम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मैं सीधा खबर उन्हीं की जुबानी इंट्रोड्यूस करता हूं। जरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप चला दीजिए। पृथ्वीराज चौहान क्या बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। घटना 28 दिसंबर 2020 की है, जब सांगोला कॉन्स्टिट्यूंसी में राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता जारी थी। उस समय स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 2 मंत्रियों के साथ सांगोला आए और सांगोला में किसान रेलवे जो सांगोला से वेस्ट बंगाल जाती है, वो किसान रेलवे की 100वीं गाड़ी थी। तो 100वां का बहाना बनाकर उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम किया, जो प्रधानमंत्री के सारे कार्यक्रम लाइव होते हैं, पूरे देश में गया। उस समय वेस्ट बंगाल की भी चुनाव चल रहे थे और इस तरह से बिना कोई पूर्व परमिशन लिए इलेक्शन कमीशन से ये कार्यक्रम हुआ, जिससे ग्राम पंचायत चुनाव वगैरह में प्रभावित हुए। प्रफुल्ल जी ने तुरंत उसके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ आचार संहिता भंग करने का एक पिटीशन राज्य चुनाव आयोग के सामने रखा था। 2020 में ही पूरे तथ्य देकर ये पूरा का पूरा पिटीशन यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया आप समझ सकते क्या होगी। इन्होंने जब निजी बातचीत की तो कहने लगे भाई हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको कानूनी व्यवस्था है और कानून का भंग हुआ तो आपको ये कहना है कि कानून का भंग किया गया है कि नहीं, आचार संहिता का भंग किया गया है कि नहीं, वो उन्होंने किया नहीं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इन्होंने पिटीशन का जवाब दिया है, खारिज कर दिया और गलती मान ली है, और उसके चलते रेलवे को उन्होंने नोटिस दिया है कि भी आगे से मत करो वगैरह, लेकिन और किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कहा। 4 साल कहे हम कैसे क्या करें, और फिर रेलवे को नोटिस दे दिया, क्योंकि रेलवे ने कार्यक्रम आयोजित किया था। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए चुनाव आयोग से परमिशन नहीं लिया गया था। बंगाल, ये कार्यक्रम 2 राज्यों से जुड़ा था, बंगाल और महाराष्ट्र। बंगाल में चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे थे नगर निकाय के। दोनों जगह, नगर पंचायत, दोनों जगह चुनाव थे, और चुनाव के बीच ये सरकारी कार्यक्रम, चुनाव प्रचार, अदृश्य चुनाव प्रचार, पर्दे के पीछे चुनाव प्रचार और सरकारी खर्चे पर हुआ। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, करोड़ों रुपए। आज हम आपको बताएंगे जहां पर हजारों रुपए खर्च होने पर प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द हुआ। और हेट स्पीच जो तो रूटीन में है, अगर सुबह दोपहर शाम न दें, सूची में सबसे ऊपर टॉप करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। उस हेट स्पीच में इस देश में बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और चुनाव आयोग
तीनों ने इस प्रक्रिया को एक दूसरे के साथ परामर्श से फाइनल निर्णय तक पहुंचाया था, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया। सब बताएंगे डिटेल। लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल कदम, ये पृथ्वीराज चौहान के बगल में बैठे थे खाकी कलर के हाफ जैकेट में, यही प्रफुल्ल कदम थे। मैं उनकी एक पोस्ट भाव दिखाता हूँ, ये पोस्ट और शायद इस चीज को खोल दे। लाइए मराठी में मैं बता दूं, मराठी में पोस्ट थी, हिंदी अनुवाद है जो ट्रांसलेट होता है, तो हो सकता है हिंदी में कहीं पर सेंटेंस में शब्द में कुछ फेरबदल हो। पूरी पोस्ट मराठी में थी प्रफुल्ल कदम की। प्रधानमंत्री, चला दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसद और प्रधानमंत्री पद दोनों खतरे में। प्रफुल्ल कदम की याचिका को लेकर मुंबई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व सांसद व पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, प्रवक्ता अतुल लोंढे ने की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। इसमें सब भावुक निजी रूप से अगर इनसे चर्चा करेंगे तो और डिटेल आएगी, क्योंकि कुमार केतकर साहब भी लगातार बातचीत होती रहती है भावुक। देश का बहुत महत्वपूर्ण मामला, और ये प्रफुल्ल कदम कहे ना कहे, हम कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण मामला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अदनी संगोला जिला 28 दिसंबर 2020 को सोलापुर में आदर्श आचार संहिता एक मिनट आशीष, सोलापुर जिला सांगोला विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, और सांगोला एक शहर है, मतलब छोटा एक टाउन है वहां पे। ठीक है, तो सोलापुर में आदर्श आचार संहिता को खुलेआम तोड़ मतदाता प्रभावित करने के लिए सांगोला में शालीमार पश्चिम बंगाल तक किसान रेलवे के 100वें वाहन का उद्घाटन कार्यक्रम को देश भर में विभिन्न टीवी चैनलों और समाचार पत्रों पर जानबूझकर प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने और किसान आंदोलन से परेशान किसान मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भाषण भी दिया। ये सभी कार्यक्रम और भाषण सिर्फ खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि पद और व्यवस्था का दुरुपयोग करने के लिए, चुनाव आचार संहिता तोड़ने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, उनके सांसद और प्रधानमंत्री दोनों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज होना चाहिए। किसान सेना और जल सेना के संस्थापक नेता व सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल कदम द्वारा चुनाव आयोग को उच्च अध्ययन व कानूनी शिकायत आवेदन दिया गया है। इस मामले की गंभीरता और कानूनी मामलों को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व सांसद कुमार केतकर और अतुल लोंढे आदि ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर याचिका का समर्थन किया है। याचिका में सबूतों और कानूनी मामलों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर मुसीबत में होने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए नीचे चलिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सांसद सदस्यता 6 साल के लिए रद्द कर दी थी और उसमें इमरजेंसी आ गई थी। उस चुनाव में इंदिरा गांधी वास्तव में दोषी नहीं थी। न केवल उनके कर्मचारी ने मंडप बनाने में मदद की, बल्कि उन्हें संसद सदस्य रद्द करने का आदेश दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी कड़े दोषी हैं और इस मामले में सीधे तौर पर शामिल हैं। इन्होंने पूरी भारतीय रेल व्यवस्था और प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके चुनाव आचार संहिता को सचमुच तोड़ दिया है। तो प्रफुल्ल कदम ने ये मांग की है कि नरेंद्र मोदी को भी 6 साल के लिए रद्द किया जाए, यानी उनकी सदस्यता। मैंने कहा ना, अनुवाद में कुछ 19-20 हो सकता है। और पिछले न्यायिक आदेश का सम्मान करते हुए उनका प्रधानमंत्री पद रद्द किया जाए। प्रफुल्ल कदम ने चुनाव आचार संहिता परिशिष्ट 2 की धारा 10 की घोषणा की। इसमें 3(1) धारा 7 का भाग 2 जो है वो राज्य चुनाव आयोग के आदेश धारा 7 हाल ही में दिनांकित 11/12/2020 और तारीख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 17/12/2020 को पारित आदेश और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर हमारी शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आचार संहिता के दौरान राज्य चुनाव आयोग या किसी सरकारी विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। ये महत्वपूर्ण है और बिना अनुमति के कार्यक्रम था चुनाव के वक्त। प्रफुल्ल कदम के अनुसार चुनाव काल में किसान रेल का उद्घाटन कार्यक्रम कराना जरूरी नहीं था, क्योंकि यह ट्रेन पहले से ही चल रही थी और जारी रहेगी। इसलिए कार्यक्रम आचार संहिता से पहले या बाद में कभी भी किया जा सकता था, लेकिन यह भाजपा द्वारा चुनावी अवधि के दौरान जानबूझकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक योजनाबद्ध राजनीतिक घटना थी। वरिष्ठ विधायक गणपत राव देशमुख के घर के सामने कार्यक्रम हुआ, फिर भी राजनीतिक बदले से उन्हें भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। प्रफुल्ल कदम के मुताबिक गणपत राव देशमुख के घर के सामने हुआ, उन्हें भी नहीं बुलाया। चुनाव आचार संहिता में
इंदिरा गांधी का मामला फिर उन्होंने बताया है, और फिर वही बात है आगे पूरा डिटेल में बताते हुए कि प्रधानमंत्री की सदस्यता जानी चाहिए। पूरा प्रफुल्ल कदम ने खुद पोस्ट किया है, खुद इन्होंने पोस्ट किया है, और नीचे लिखा है कि प्रधानमंत्री उनके मंत्री अपनी सत्ता और पद का दुरुपयोग कर आचार संहिता का शाब्दिक उल्लंघन किया है। इस चुनाव आयोग पर भरोसा कैसे करें अगर कोई कार्रवाई नहीं है? हटा दीजिए, सीधा चलते हैं चर्चा पे। और इस चर्चा के बीच में भाव से पहले समझ लेंगे, फिर इंदिरा गांधी और बाल ठाकरे वाली दोनों घटना मैं आपको बताऊंगा फटाफट, मतलब संक्षिप्त में। भाऊ, देखिए ये देखिए मामला, आशीष, हाँ, ये मामला इसलिए तुल पकड़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 28 दिसंबर 2020 का मामला आप अब क्यों लाए? वो अब इसलिए लाना पड़ा कि ये जो कांड हुआ, ये जो वायलेशन ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हुआ, जो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, ये हुआ है 20 दिसंबर 2020 को, और ये होते ही कदम चुनाव आयोग में चले गए। चुनाव आयोग ने 2020 से लेकर 2025 तक इसकी तहकीकात की, और 2000 मतलब 17-12 को, जो अभी अभी रिसेंटली, उन्होंने ये माना कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, और उसके तहत उन्होंने इंडियन रेलवे को नोटिस दिया कि आपको ये कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था, और साथ में लिखा होगा आगे आप ध्यान रखें। सवाल है, यदि चुनाव आयोग इसको उल्लंघन मानता है तो फिर कार्यवाही क्या? वार्निंग की कार्यवाही नहीं हो सकती, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यदि बाल ठाकरे को 6 साल के लिए मतदान से वंचित किया जाता है, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए भी उनकी सदस्यता और प्रधानमंत्री पद से, मतलब सदस्यता उनकी रद्द की जा सकती है, यदि ये मामला है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ये लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो उससे बड़ा मामला है। हाँ, इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था? इंदिरा गांधी के समय एक तो यशपाल कपूर का यशपाल कपूर को वो एजेंट बनाया था, वो एक मामला था, और दूसरा मामला था कि किसी कार्यक्रम में सरकारी खर्चे से टेंट बना था। अब वो टेंट बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने तो नहीं कहा होगा सरकारी खर्चे से करो, कार्यक्रम निजी था, सरकारी खर्चे से टेंट बना था, बस उसी एक बिल के ऊपर खेल हो गया। यहां तो प्रधानमंत्री को मालूम था कि सरकारी कार्यक्रम है, करोड़ों रुपए फूकने हैं। पीयूष गोयल को भी मालूम था, पीयूष गोयल भी महाराष्ट्र से ही है, और ये 2 राज्यों के चुनाव को इंपैक्ट करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, उस भाषण के लिए किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है? किसान आंदोलन से आहत किसानों को मलहम लगाने का प्रयास किया, और अब जो टेलीकास्ट हुआ तो बंगाल में भी देखा गया, और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। तो सांगोला टू शालीमार, सांगोला सोलापुर महाराष्ट्र, और शालीमार पश्चिम बंगाल, यहाँ एक ट्रेन जा रही थी, किसान ट्रेन, जो किसानों की उपज लेके इस राज्य से दूसरे राज्य में जाती है। ऐसे कई ट्रेनें चलती है, ये 100वीं किसान ट्रेन था। आप 125वीं किसान ट्रेन पे जाते, 150वीं किसान ट्रेन पे जाते, ट्रेनें तो लगातार चली रही है, लेकिन आपको मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्चे पे एक आयोजन करना, वो आपने किया। ये तो इंदिरा गांधी और बाल ठाकरे के वायलेशन से बहुत बड़ा वायलेशन। यदि मैं स्केल पे देखूं तो यदि उसको मैं, मतलब इसको यदि मैं 9 नंबर दूं तो फिर मुझे बाल ठाकरे और इंदिरा गांधी का वायलेशन तो 2 नंबर पे दिखता है, 2 और 1 नंबर। तो इस देश में न्यायपालिका क्या इसका संज्ञान लेगी? सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग को आप अब न्यायपालिका तो पूछ ही सकते हैं, क्यों रद्द नहीं किया जाए? सिर्फ नोटिस देने से काम नहीं होगा। और आपने हेड स्पीच का कहा, हेड स्पीच में तो इनकी रोज सदस्यता जाएगी। हाँ, रोज जाएगी, और पता नहीं कितने सालों तक ये वंचित रहेंगे वोट देने के लिए, 2-4 जन्म आगे, 100 साल में तो काम होगा नहीं, इसलिए 75 तो पूरे कर लिए इन्होंने। लेकिन
भाऊ एक एक बात इसमें, इसलिए मैं बार बार इस खबर को तो हम कहेंगे कि 2-3 बार और भी आप इस खबर को और कर दीजिएगा 2-4 बार। ये देश की जनता में सिर्फ इस मामले को नहीं, इस मामले से ये बताया जाना जरूरी है कि हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश का चुनाव आयोग, इसमें कितना दम था पहले कि संविधान की अगर कहीं भी अवहेलना हुई तो कोई भी सामने हो, ये किसी के चरणों में संवैधानिक संस्थाएं नहीं पड़ी थी। तो उदाहरण के लिए 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के बारे में जो पूरा डिटेल लिखा गया, कई किताबें कुलदीप नैयर ने भी लिखा है। जब कोर्ट रूम में गए, जिस दिन इंदिरा गांधी की गवाही थी, इंदिरा गांधी को भी गवाही के लिए बुलाया गया था, इंदिरा गांधी की गवाही होनी थी, और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कोर्ट रूम में गए तो कोर्ट रूम में घुसते ही उन्होंने ऐलान क्या किया, कहा न्यायालय में सिर्फ जज के, न्यायाधीश के कोर्ट रूम में प्रवेश पर ही लोग खड़े होते हैं, इस परंपरा का पालन होना चाहिए। इस कोर्ट रूम में गवाह के रूप में कोई भी प्रवेश करेगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। उसके बाद इंदिरा गांधी घुसी गवाही के लिए, कटघरे में ही कुर्सी लगाई गई थी, प्रधानमंत्री थी, कटघरे में बैठी एक कुर्सी लगा था। सोचिए न्यायपालिका, आज कल्पना कर ले कोई। और उनके वकील थे एससी खरे। खरे साहब खड़े हुए तो वो भी आधा ही खड़े हुए, मतलब जगदीप धनखड़ टाइप खड़े हुए, वो भी पूरा खड़े नहीं हुए। ये असल था अदालत में। फिर जब फैसला सुनाना हुआ, बाकी तो बहुत लंबी कहानी है कि वो अपने आप को घर में कहे कि उज्जैन, बाहर हल्ला मचा दिए, वो लोगों से फैलवा दिए कि जज साहब उज्जैन गए हैं, क्योंकि आईबी से लेकर के और उसके उनके रिश्तेदार तक दबाव डाल रहे थे कि फैसला पक्ष में कर दो। वो फैला दिए कि उज्जैन गए और अपने आप को घर में कैद कर लिया। 28 मई से 7 जून तक जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने अपने ही घर में खुद को कैद कर लिया, और जो उनका आदेश लिखवाया अपने घर में बुला करके, टाइपिस्ट को, पेशकार जो भी आदेश लिखते हैं, अपने घर बुला के लिखवाया और फैसला सुनाने तक अपने ही घर में रखा, जाने नहीं दिया। तो वो तो कहानी बड़ी लंबी है। जिस दिन फैसला सुनाना था, कुलदीप नैयर उस दिन के बारे में लिखते हैं कि जैसे ही वो घुसे कोर्ट रूम में, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, ऐलान किया गया कोर्ट रूम में कि कोई भी जजमेंट पर ताली नहीं बजाएगा, फैसला सुनिए, सिर्फ फैसला सुनेंगे। और फिर फैसला सुनाया, और जैसे ही फैसला आया, फिर सब वहां पे जो पत्रकार थे, उस दौर में आज जैसे मोबाइल और व्हाट्सएप था नहीं, तो अपने अपने दौड़े तुरंत खबर पहुंचाए दिल्ली। वहां जो अफसर थे, गवाही पहले हो चुकी थी इंदिरा गांधी की, उस दिन अब फैसले के वक्त नहीं थी, जो अफसर थे तत्काल दिल्ली फोन किए तो आर के धवन को सूचना मिली, तो खड़बड़ी मची पीएमओ में। ये दौर था। आरोप आपने बताया, टेंट सामियाना का पैसा सरकारी खर्च से गया था, और यशपाल कपूर जो सरकारी अफसर थे उनके सचिवालय में उनको मैं एजेंट। वही कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मोदी जी भी प्रधानमंत्री है। मोदी जी ये तो नहीं तय करते कि अपोलो मतलब सांगोला में टेंट कौन लगाएगा, ये तो लोकल लोगों ने लगा होगा। इंदिरा गांधी जी का टेंट भी इंदिरा गांधी को पता नहीं था, लेकिन किसी हाँ, उत्साही लाल ने सरकारी खर्चे से उसको बिल कटवा दिया हाँ, इंदिरा गांधी की, जिसमें इंदिरा गांधी को अननोइंगली हुआ ये काम, लेकिन हुआ। आप इस हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। आप ये बोल नहीं सकते कि उसने मूर्खतापूर्ण काम किया, नहीं, मूर्खों की टोली भी तो आप ही ने पाली हुई ना, तो इसलिए आपको जाना पड़ा। और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी जी। अब ये रेलवे का कार्यक्रम है, मोदी जी को मालूम था कि रेलवे का कार्यक्रम है, तो रेलवे ही इसमें खर्चा करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लोग लगे, रेलवे ने खर्चा किया। उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां थे, उस मिनिस्ट्री का भी खर्चा हुआ, विज्ञापन छपे प्रधानमंत्री आ रहे करके, प्रधानमंत्री का रैली हुई, वहां भाषण हुए, भाषण टेलीकास्ट हुए, कितनी जगह वायलेशन हुआ, एक जगह नहीं, 4-4 जगह वायलेशन हुआ, और उसके बाद आप वापस आ गए। और ये कोई बच्चा भी बता देगा कि वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए भी आपको 4 साल लगे। लेकिन छटपटा के आपने फिर रेलवे को नोटिस दे के आगे ऐसा नहीं होना चाहिए ये बोल के नक्की कर दिया। सवाल नक्की करने का नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन करने पे सजा मिलती है, वो सजा कहाँ है?
वो सजा कब दी जाएगी? क्या बार बार इंदिरा गांधी को दोषी देने वाले और इंदिरा गांधी को लोकतंत्र की हत्यारी साहब बोलने वाले और इमरजेंसी का दुहाई देने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इंदिरा गांधी ने टेंट इंदिरा गांधी के बगैर उनके जानकारी के टेंट लगा, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे और उनको जाके कोर्ट में बैठना पड़ा। यहाँ कितना फर्क है? वहाँ न्यायपालिका के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कटघरे में खड़ा कर सकते थे प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हाथ जोड़ के परिवार के साथ खड़े होते हैं कि गणपति की आरती को आ जाइए माए बाप, ताकि हम आप प्रसाद बांटे। बाल और ठाकरे वाला उसके तो और रोचक है। बाल बाल ठाकरे ठाकरे वाला इससे भी बहुत, इससे भी बड़ा रोचक है। बाल ठाकरे, जगमोहन लाल सिन्हा पे तो एक और भी बताएं भाऊ, उस दौर के जस्टिस को देखिए। जब कानून मंत्री बने शांति भूषण ही वकील थे राजनारायण के, जिन्होंने इंदिरा गांधी की संस्था रद्द करने के लिए जिरह की थी। शांति भूषण कानून मंत्री जब 77 में बने तो जगमोहन लाल सिन्हा को कहे कि हिमाचल हाई कोर्ट में आपको मैं भेज देता हूँ, वहां चीफ जस्टिस आप बन जाएंगे हाई कोर्ट के। जगमोहन लाल सिन्हा ने मना कर दिया। ऐसे जस्टिस हुए हैं। बाल ठाकरे पे आते हैं। विले पार्ले का उपचुनाव था 1987 में। विले पार्ले बिल्कुल के उपचुनाव में रमेश प्रभु निर्दलीय थे, क्योंकि उस समय शिवसेना को मान्यता नहीं मिली थी। तो रमेश प्रभु और एक नाम था प्रभाकर कुंटे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। बिल्कुल वो सीट कांग्रेस की पहले थी, तो प्रभाकर कुंटे कांग्रेस की तरफ से और रमेश प्रभु इधर से। 13 तारीख को 13 दिसंबर को मतदान हुआ और 14 को नतीजा आया। रमेश प्रभु निर्दलीय वाले जो थे वो जीत गए, क्योंकि बाल ठाकरे उनके साथ घूम घूम के प्रचार किए थे, वोट मांगे थे। कुंटे चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में कर दिया उन्होंने केस निर्वाचन रद्द करने के लिए कि इस चुनाव में वोट मांगने के लिए नफरती भाषणों का इस्तेमाल किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की और 7 अप्रैल 89 को फैसला आया कि जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया गया है, भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं, इसलिए इनका निर्वाचन रद्द किया जाता है। रद्द कर दिया गया रमेश प्रभु का निर्वाचन। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। रमेश प्रभु सुप्रीम कोर्ट गए। असली तो सुप्रीम कोर्ट में फिर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जेएस वर्मा जस्टिस थे इस केस में, और 11 दिसंबर 95 को सुप्रीम कोर्ट ने रमेश प्रभु की याचिका खारिज की। और याचिका खारिज करते हुए जब जो कहा, याचिका खारिज की, कहा कि विले पार्ले में 29 नवंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को 87 को जो चुनावी भाषण हुए, इन भाषणों के आधार पर खारिज करते हैं। सभाओं में बाल ठाकरे ने कहा था, अब सुनिएगा और मोदी जी से तुलना करिएगा, सारे दर्शक निवेदन है। बाल ठाकरे ने सभाओं में कहा था कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमें मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं है, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का रहेगा। यही भाषण था। अगर इस हिसाब से गद्दारों को और गोली मारो फलाने को, मोदी जी के सांसद ही 5 बचेंगे, बाकी तो सबका निर्वाचन रद्द हो जाएगा। मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, वो टॉप पे हैं। इसके बाद हुआ कि असली अभी भी कहानी अधूरी है भाऊ। बाला साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रमेश प्रभु का तो चुनाव रद्द कर दिया गया, उनको बाला सजा साहब मिली। को कौन सुना? बाला साहब को क्या? बाला साहब न लोकसभा में है, न राज्यसभा में है, न विधानसभा में, जब कहीं नहीं है तो इनको क्या सजा दी जाए? इस मामले में जब कहा इनको क्या सजा दी जाए, तो कृष्णमूर्ति ने कहा, जो है चुनाव आयुक्त थे उस वक्त, कृष्णमूर्ति ने कहा कि इसमें अधिकतम सजा हो सकती है 6 साल मताधिकार प्रतिबंधित कर दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। राष्ट्रपति ने जो पूरा प्रक्रिया था, राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा चुनाव आयोग से, और चुनाव सर्वोच्च आयोग न्यायालय, ने, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय ने लिखा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति चुनाव आयोग से मांगा, चुनाव आयोग को लिखा, और चुनाव आयोग ने परामर्श देते हुए उसको 6 साल का बैन वैलिड बताया। और सुनिए, चुनाव आयोग की रीढ़, फिर उस समय चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे गिल साहब, एमएस गिल, और 2 चुनाव आयुक्त उनके साथ थे, उन दोनों के नाम भी सबको याद है, मुख्य चुनाव आयुक्त बने। कृष्णमूर्ति थे और लिंगदोह थे,
जो लिंगदो भी टीएन सेशन के बाद जब नाम लिया जाता है तो लिंगदो का नाम लिया जाता लिंग दो कर दिया जाता है। है। लिंगदो थे, इन्होंने परामर्श दिया और फिर ये पूरी परामर्श और जो संवैधानिक प्रक्रिया पालन करते करते 99 में बाला साहब ठाकरे पर 6 साल प्रतिबंध लगा कि न वो चुनाव लड़ सकते हैं न मतदान कर सकते हैं, इस हेट स्पीच के आधार पर 87 की हेट स्पीच पर। अब खाली भाऊ फाइनली ये समझा दीजिए कि मोदी जी की जैसे कई बार होती है ना कि एक ही व्यक्ति को होता है, एक व्यक्ति को 4 उम्र कैद की सजा दी गई, हाँ 6 उम्र कैद की सजा दी गई। जैसे अभी ये था जो सीबीआई और इसकी जांच की हालत देखिए, ये पंढेर था निठारी कांड, पंढेर और हाँ कोली, कोहली को 4-4 फांसी और 6-6 उम्र कैद मिली हुई थी। तो मोदी जी की सदस्यता कितनी बार रद्द होगी अगर जरा खाली हेट स्पीच। मैं नहीं, एक बात तो आप समझ लीजिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र सही मायने में अब स्थापित हुआ है, उन सभी लोगों के लिए इंदिरा गांधी के समय लोकतंत्र क्या था? इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी यदि तानाशाह थी तो क्या इंदिरा गांधी कोर्टों पे कब्जा नहीं कर सकती थी? क्या इंदिरा गांधी चुनाव आयोग पे कब्जा नहीं कर सकती थी? क्या ये नहीं हो सकता था क्या? लेकिन तब रीढ़ की हड्डी लोगों की मजबूत थी, लोगों ने अपने व्यक्तिगत रूप से तानाशाह का रूप धारण किया होगा, लेकिन कभी भी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उस संस्थाओं के स्वायत्तता पे हाथ नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे तो शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग को महाराष्ट्र के, उन्होंने 2025 तक का इंतजार करवाया यह बताने के लिए कि ये दोषी है कि नहीं है। और शर्मा शर्मी में वो कदम बहुत पीछे लगा होगा, तब जाके शर्मा शर्मी में दोषी तो है लेकिन रेलवे को नोटिस दिया। मतलब यदि कल कोई आदमी किसी के गोली से मर जाए, आप गोली चलाओ और आगे आदमी मर जाए तो पुलिस कहेगा देखो आदमी तो मर ही गया है, अब केस तो बन ही गया है, तो इस आदमी को नोटिस दो, मरे हुए आदमी को, कि तू गोली के सामने आया क्यों। ऐसा रेलवे को नोटिस दिया। रेलवे क्या करेगी भैया? प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री आ गए। रेलवे को तो दोषी मतलब उन लोगों को तो जेल होनी चाहिए, अधिकारियों को। और सदस्यता सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं, पीयूष गोयल की, और ये जो हमारे तोमर साहब थे, इनको किसी भी संवैधानिक पद के लिए आने वाले 6 साल तक बैन करने देना चाहिए। वैसे ही पीयूष गोयल का कोई भारतीय राजनीति में कोई योगदान तो रहा नहीं अभी। ट्रम्प के सामने जाके सिर्फ जी हुजूरी करनी, आपको हाथ जोड़ने के लिए अपने पास बहुत लोग हैं। हाथ जोड़ने के लिए काय को देना एक आदमी उधर? और यहाँ पे बेचारे तोमर साहब डंपिंग ग्राउंड में स्पीकर बने हुए हैं। उनकी भी अब कोई राजनीतिक करियर तो समाप्ति पे है, और प्रधानमंत्री को भी 75 साल हो रहे हैं। तो इनको मात्र पदों से हटाने से काम नहीं होगा, इनको कम से कम 6-6 साल की मतदान के अधिकार से वंचित करना होगा। हाँ, तब जाके कुछ लोगों को लगेगा कि इंदिरा गांधी लोग तानाशाह कहते थे लेकिन वहां पे कम से कम लोकतंत्र जिंदा था। अभी अपने आप को लोकतंत्र के रक्षक और कहते हैं, और सही मायने में भक्षक तो यही दिखाई देते हैं। तो ये केस बहुत सॉलिड है और इसमें मुझे लगता है न्यायपालिका में जाना चाहिए इस मामले को लेके। जबकि नोटिस इशू हुआ है सिर्फ रेलवे को, प्रधानमंत्री, तत्कालीन एग्रीकल्चर मंत्री, वर्तमान में स्पीकर विधानसभा मध्य प्रदेश, तत्कालीन रेलवे मंत्री, वर्तमान में वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, इन सबको नोटिस जाना चाहिए। और ऑल टाइम प्रधानमंत्री। हाँ, ऑल टाइम प्रधानमंत्री। इसमें इसमें जो है अब पृथ्वीराज चौहान वो भी आपके संपर्क में है, तो बोलिएगा, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, काम भी करें। बात नहीं, वो अभी मैं बाबा से भी बात करूंगा, क्योंकि ये केस जब कल बड़ा इंटरेस्टिंग था तो मैंने बोला पहले प्रोग्राम करें फिर उससे बाबा से बात करेंगे। सवाल ये नहीं कि हम कोई मोदी जी के खिलाफ है इसलिए नहीं, लेकिन फिर लगता है कि कहीं ना कहीं तो इसको अंकुश कहीं ना कहीं लगना चाहिए। यदि ऐसे ही छूटते गए तो ये तो फिर पूरा चुनावी सरकारी खर्चे से करेंगे।
खुलेंगे, बाद में लोग कंप्लेंट करेंगे, तुम नोटिस दे देना। लेकिन एक मैं आप एक खुशखबरी चर्चा खत्म होते होते दे दूं। खुशखबरी नहीं है, व्यंग में कह रहा हूं। ये भारत की असल स्थिति कायदे से तो न्यूज चैनलों में जो भी काम कर रहे हैं उन सबका मताधिकार कैंसिल कर दो 6 नहीं 12 साल के लिए, क्योंकि दिन रात नफरत फैला रहे हैं। आज का डिबेट शेड्यूल टीवी का मेरे पास आया, अभी आया। इस पर कार्यक्रम अलग करेंगे, अभी आया। न्यूज 24 मालेगांव ब्लास्ट पे डिबेट। इंडिया न्यूज महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर है, चलो ठीक है, कम से कम इनका। जी न्यूज मालेगांव ब्लास्ट पर डिबेट। एनडीटीवी मालेगांव ब्लास्ट पर डिबेट। न्यूज 18 इंडिया मालेगांव ब्लास्ट पर डिबेट। आज तक मालेगांव ब्लास्ट पर डिबेट। एबीपी न्यूज हिंदू मुसलमान की राजनीति कब रुकेगी। न्यूज 18 मालेगांव ब्लास्ट पर डिबेट। एबीपी न्यूज मालेगांव ब्लास्ट पर डिबेट। और ये क्यों हो रहा है? ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना, इन सब खबरों को दफन करने के लिए, क्योंकि एक नई खबर आई है, नई खबर आई है। तो उस समय एटीएस ने जब जांच शुरू की थी, उसको लेकर के एक मुस्लिम अफसर ने खुलासा किया है, और आज वो खबर सबसे ऊपर जा रही है कि उस समय एटीएस ने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की प्लानिंग की थी, और उस अफसर को कहा था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करना है। ये बात 2008 से 2025 तक उस अफसर ने नहीं बताई। वो इंतजार कर रहा था कि जब ये फैसला आएगा तब बताएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब ट्रेन ब्लास्ट वाले मामले में सब हुए रिहा, तो सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री इसका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री ने तो बहुत ही वाहियात बात कह दी और हास्यास्पद बात कह दी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस कर रही थी। ये मालेगांव ब्लास्ट केस में न्यायाधीश ने साक्षीदारों के मतलब जो प्रूफ होते हैं उसके साथ बताया, और न्यायपालिका का यदि आप निर्णय सुनेंगे तो बहुत बेहतरीन निर्णय है। वो साक्ष्य अभावी छोड़ रहे हैं, साक्षी ही नहीं कोई, या ना ये साक्ष्य नहीं दे पा रहा है ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट, लैक ऑफ द एविडेंसेस, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि साक्ष्य देकर बताया कि ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है। और न्यायपालिका में न्यायाधीश कहते हैं कि अवैज्ञानिक तरीके से पूर्ण रूप से इस केस पे काम हुआ, एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए गए, मोटरसाइकिल प्रज्ञा की थी ये बताने के लिए चेसिस नंबर तक नहीं ला पाए, अकाउंट में पैसे है इसका ट्रेल नहीं निकाल पाए, आरडीएस का ट्रेल नहीं निकाल पाए, अवैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य। और इसमें कौन सी एजेंसियां थी? सबसे पहले एटीएस थी। एटीएस जब अंदर तक घुस गई, लोगों को अरेस्ट करने लगी, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, ताकि एटीएस को हटाया गया, सीबीआई को मामला दे दिया। सीबीआई को वो आईएनए में गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए में गया, और एनआईए के कोर्ट ने 18 साल बाद बता दिया कि मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ, ये प्रूफ ही नहीं कर पाए। तो फिर वो ब्लास्ट हुआ कैसे और लोग मरे कैसे? ये नया इन्वेस्टिगेशन अब करना पड़ेगा। हवा में ब्लास्ट होने लगे भारत में, प्रधानमंत्री को तो घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं आसपास और एकदम ब्लास्ट हो जाता है धड़क करके हवा में। मालेगांव में मस्जिद के पास हुआ, क्योंकि मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ ये नहीं बता पाए। मोटरसाइकिल प्रज्ञा की है, लेकिन ये वही मोटरसाइकिल है ये नहीं बता पाए, चेसिस नंबर नहीं दे पाए। जिस प्रज्ञा के लिए चेसिस नंबर नहीं दे पाए, जिस प्रज्ञा के लिए ये फांसी मांग रहे थे, उसके गाड़ी का चेसिस नंबर भी नहीं पता पाए, तो फांसी क्यों मांग रहे थे? सिर्फ अपनी छवि ठीक करने के लिए हम तो इनको फांसी मांग रहे हैं। अरे पर फांसी मांगना नहीं पड़ता, फांसी दे देता है जज, आपको केस तैयार करना पड़ता है। एनआईए के बारे में यदि ये कहे, एनआईए का ही कोर्ट
कि अवैज्ञानिक तरीके से जांच हुई है, और आप कहते हो कि षड्यंत्र खोल दिया, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। साक्ष्य के साथ बताया है। अरे क्या, कौन सा साक्ष्य भाई? साक्ष्य नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं, न्यायाधीश बोलते हैं, और मुख्यमंत्री बोलते हैं साक्ष्य के साथ बताया कि यह कांग्रेस का षड्यंत्र था। क्या कर नहीं लोगे नहीं आप अब? भाऊ, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। आपने बताया हाँ, 33 नंबर, उससे भी आश्चर्यजनक बता दें, सीडीआर, सीडीआर प्रमाणित सीडीआर नहीं पेश कर पाए। सीडीआर मतलब जो हम लोग की कॉल डेटा रिकॉर्डिंग, सीडीआर नहीं पेश कर पाई एनआईए, और ये हमारे देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिव प्राइम एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये एक क्यों बात हुआ? और कर दूं, ऐसा बड़ा नहीं कि ये, आपत्तिजनक हो सकता हो जाए भाऊ, नहीं नहीं नहीं, अगर हाँ, अगर कहीं पर आरोप, कोई जांच कहीं पर भी, जैसे एक छांगुल बाबा इस समय यूपी में है, एनआईए उसमें भी घुसी है, कहीं ऐसा मामला होता है धर्म विशेष, समुदाय विशेष, वो 24 घंटे के अंदर ये एनआईए, पता है, तुरान, ईरान, अफगानिस्तान, अलकायदा मॉड्यूल, आईएसआई मॉड्यूल, सारा मॉड्यूल, खुरासान मॉड्यूल, मैंने पाकिस्तान क्या मॉड्यूल, कहा? सब पकड़ लेती है। सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो, ये गुजरातियों के 3 बंदर हैं। ये गुजराती मतलब ये जो शीर्षस्थ बैठे गुजराती जो राज कर रहे हैं, उनका सीधा है, सरकार के खिलाफ या सरकार के मित्रों के खिलाफ कुछ बुरा देखूंगा नहीं, सरकार के मित्रों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ बुरा बोलूंगा नहीं, सरकार के मित्रों के खिलाफ और सरकार के मित्रों के बारे में बुरा सुनूंगा नहीं। तो उनको वो चेसिस नंबर नहीं दिखा, उनको सीडीआर नहीं दिखा, उनको ब्लास्ट ही नहीं दिखा, मरे हुए लोग भी नहीं दिखे। क्या कर सकते? जो एसटीएफ ने जो इकट्ठा किया था मामला, वो उन्होंने सुना ही नहीं, इसलिए कोर्ट में बोला नहीं। तो जहां डबल इंजन की सरकार है, यू हैव लाइसेंस टू ब्लास्ट, यू हैव लाइसेंस टू किल, यू हैव लाइसेंस टू डू एनीथिंग, यू हैव लाइसेंस टू एंटर इन द हाउस ऑफ एनीबडी। यदि आप डबल इंजन की सरकार है, आप भगवा पहनते हैं अंदर, तो आप देख लीजिए, भगवा गमछा डालिए, आप किसी के घर में घुस जाइए, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, चल बांग्लादेशी बाहर निकल। अरे भाई साहब, मैं कुलकर्णी हूं। अरे तू फेक कुलकर्णी है, मैं कह रहा हूं तू बांग्लादेशी निकल बाहर। और पुलिस भी बोलती तू बांग्लादेशी, जब तक मारती नहीं, उसको मारती रहती उसको, जब तक बोलता है कि मैं बांग्लादेशी हूं। हाँ, पुणे में पुणे में हुआ, पुणे में हुआ, हकीमुद्दीन, कारगिल में देश की रक्षा करने के लिए अपने शरीर पे गोलियां झेलने वाले के घर ये बांग्लादेशी करके पहुंच गए। शर्म आनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस को, शर्म आनी चाहिए अजित पवार को, शर्मसार होना चाहिए राजनाथ सिंह को। और उस परिवार में, जिस परिवार ने 106 साल का इतिहास है उनका युद्ध, सेना में जाने का, हाँ, जो 62 का युद्ध लड़े, 71 का युद्ध लड़े, कारगिल का युद्ध लड़े, एक ऐसा युद्ध नहीं आजादी के बाद का कि जिस इस परिवार के लोगों ने लड़ा नहीं होगा। 8-8, 10-10 लोग फौज में हैं, वो फौज की मिली हुई पेंशन भी बताने के बाद भी मानने को तैयार नहीं कि आप भारतीय हैं। गजब है भाई, मैं भारतीय हूं, ये मैं प्रूफ करूं क्या? और उसने आधार कार्ड दिखाया तो बोले नकली है। मतलब कल कोई मेरे घर में घुस जाएगा, अशोक वानखेड़े बांग्लादेशी, बाहर निकल, तो अब्दुल रहमान है। अरे पर मैं अशोक वानखेड़े हूं भाई, मेरी इतनी पीढ़ियां हैं, मैं ये हूं वो हूं, ये सब। अरे ये कागज देखो, नकली कागज है जी। अब क्या करें उसको? फिर असली कौन सा है? असली हमारे पास है। असली कौन सा है आपके पास? आप बांग्लादेश जाओ, बताओ। आपको ताज्जुब लगेगा, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद से बांग्लादेश के नाम पे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है अभी, कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं जो अपने ही देश में काम करने के लिए आए थे, वो वापस जा रहे हैं। हाँ, बस बस भर के जा रहा है सब। क्योंकि आप बंगाली बोलते हो, आप पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए।
अरे बंगाल इस देश की भाषा है। बंगाल में लिखा हुआ काव्य रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, जिसको नोबेल मिला है। क्या कर इसीलिए रही हैं आप? आज आज जो हो गया वक्त, हम चर्चा खत्म करें, लेकिन इसीलिए आज जो हमने राहुल मोदी की सदस्यता वाला मसला उठाया है, न्यायपालिका से और बाकी संवैधानिक संस्थाओं से जोड़ा है, इसीलिए क्योंकि ऐसा सब कुछ हो रहा है और आज की न्यायपालिका खामोश है। और फडणवीस ने जो कहा, भाऊ, फडणवीस ने गलत नहीं कहा, सही कहा। बस ये है कि स्क्रिप्ट को पहले पढ़ दिया, उनके पास स्क्रिप्ट थी, वो पहले पढ़ दिया उन्होंने, क्योंकि जो उन्होंने बोला था अब वो किरदार आप बाद में आ रहे हैं सामने। स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, उन्होंने पहले ही पढ़ दिया। कई बार हड़बड़ाहट में आदमी को पता नहीं चलता कि अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो परसों अमित शाह से जोड़िए आप लोग। अमित शाह ने सदन में कहा कि कोई हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, कल फैसला आया और फिर नहीं, फडणवीस ने उन्होंने पहले ही कहा अच्छा किया। ये देखिए, आतंकी के मायने सिर्फ विदेशी आतंकी नहीं होते, देश के अंदर भी आतंकी होते। आसाराम बापू क्या है? धर्म का आतंक फैला के शारीरिक शोषण किया और हत्या किया ना, सजा याफ्ता है। डेरा सच्चा सौदा क्या है? तो एक बात मान लीजिएगा, इस देश में पत्रकारों को जमानत नहीं मिलेगी। फर्जी केस में जो नेता अंदर होते हैं उनको जमानत नहीं मिलती। आसाराम बापू और डेरा सच्चा सौदा जो हिंदू नहीं है, मैं अमित शाह जी को विश्वास रखता हूं 100%, क्योंकि वो आतंकी है। धर्म के नाम का आतंक बना के रखा था, और ये आतंकी है, ये मुजरिम है। ये सरकार ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। सजा भोग रहे हैं, उनको पैरोल मिलता है। आज उन्होंने कहा कि भैया ये लोग भी हिंदू नहीं है, तो आसाराम बापू की पूजा करने वालों को समझ लेना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। डेरा सच्चा सौदा वाले को हिंदू नहीं है, ये अमित शाह ने कहा, ये रेखांकित करें। तो फिर अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस धरती को नमन कर रहे थे? जब हरियाणा में गए तो उन्होंने कहा कि बाबा डेरा सच्चा सौदा की इस धरती को मैं नमन करता हूं। तो ये आतंकियों को जो हिंदू नहीं है वहां पे नमन करने जाते हैं, हिंदू की राजनीति करते हैं। क्या क्या कहे आशीष जी? बहुत कितना चीजें हैं मतलब भाऊ। ये करने जाओ तो मॉब 2 घंटे तक बातचीत चलती रहेगी, मॉब समय का लिंचिंग भी ध्यान करने रखना वाले पड़ता है। कौन है? मॉब लिंचिंग करने वाले कौन है? पैंट उतरवा के धर्म चेक करने वाले कावड़ मार्ग पर कौन है? अगर इन्हें आतंकी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? खैर चलिए, हमने अरे जो आतंकी के वीडियो कितने हैं कावड़ के नाम पे जो तोड़फोड़ करी है? तो कावड़ चर्चा का आतंक नहीं था रोड पे। वही कह रहे हैं कि चर्चा वैसे ही लंबी हो गई। दर्शक बार बार कहते हैं कि थोड़ा छोटा रखिए, लेकिन चर्चा ऐसी होती है कि क्या करिए, हम न चाहते हुए कई बार जब छोटी खबर होती है या उस पर नई विषय होता है तो हम लोग छोटा ही करते हैं। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।